तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, जैसे कि चलचित्र के शीर्षक देखकर आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आज के इस चलचित्र में मैं कुछ एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसका सपना मेरे दर्शकों में से कई लोग देख रहे होंगे। जी हां, कोरियन ट्रैवल, यानी कि कोरिया के अंदर यात्रा करना। मुझे पता है कि आप सब लोग मेरे वीडियो शायद इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से कोरिया के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और कोरिया के कुछ अलग अलग जगह, अलग अलग रूप देखना चाहते हैं। तो उन लोगों की जानकारी के हेतु को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने स्पेशली यह वीडियो बनाने की सोची। तो आज के इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से कोरिया में किस मौसम में आना चाहिए और कोरिया घूमने के लिए बजट कैसा रखना चाहिए और कितने का बजट चाहिए, और फिर उसके बाद कोरिया जब आप घूमने आने की प्लान कर रहे हो तो आपको किस बात से सावधान रहना चाहिए और एम्बेसी में वीजा प्रोसेस को लेकर आप लोगों को जो सावधानी बरतनी चाहिए, मैं इन 3 बातों पर मुख्य रूप से बात करने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं हिरन प्रेमियों की जानकारी के लिए एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोग ब्लैक बक से इतना प्यार करते हैं कि अलग अलग जगह के ब्लैक बक देखने का शौक रखते हैं और कोरिया के ब्लैक बक देखने के लिए अगर कोरिया आने की कोई सोच रहा है तो भाई माफ करना, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं कि कोरिया में ब्लैक बक नहीं मिलता। आप, मुझे पता है कि मेरे सारे वीडियो देखने वाले लोग तो हिरन प्रेमी होंगे, खास करके ब्लैक बक से तो प्यार करते ही होंगे, लेकिन आपको कोरिया में ब्लैक बक देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ब्लैक बक देखने की सोचकर अगर कोरिया का प्लान बनाते हो तो आप निराश हो सकते हो। ब्लैक बक देखने के लिए मैं आप लोगों को इंडिया के राजस्थान या फिर हैदराबाद के आसपास के नेशनल पार्क जाने की सलाह दे दूंगा। और चलो ब्लैक बक की बात खत्म करके अब सबसे पहले बात करते हैं कोरिया घूमने के सही सीजन की, यानी कि सही टाइम के। तो देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि मौसम जो होता है ट्रैवल पर काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपके ट्रैवल में ना अगर आपका मौसम खराब रहता है तो जगह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, आपके पूरी याद, आपके पूरा ट्रैवल खराब होने के चांसेस रहते हैं। जी हां, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप लोगों को कोरिया आने के लिए कुछ ऐसे ऐसे मौसम से बचकर आप लोगों को प्लान बनाना होगा। वैसे कोरिया आने का, यानी कि कोरिया घूमने का सबसे सही मौसम की अगर हम सलाह दे रहे तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने कोरिया घूमने के लिए सबसे सही महीने होते हैं। बारिश भी लगभग ना के बराबर होती है, ना के बराबर होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कभी कभी बारिश होती है, लेकिन बरसात के मौसम ना होने के कारण आपको काफी कम बारिश देखने को मिलेगी। और मौसम टेम्परेचर भी ऐसा होता है कि ना गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है, काफी सही टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से आपको ना गर्मी का दिक्कत महसूस करना होगा और ना सर्दी की दिक्कत महसूस करना होगा। और मार्च में आने का सबसे बढ़िया एडवांटेज यह है कि मार्च में आप कोरिया के जो मशहूर चेरी ब्लॉसम का आनंद सिर्फ मार्च में लिया जा सकता है, लेकिन हफ्ते पर थोड़ा डिपेंड करता है और जगह पर डिपेंड करता है। इसलिए जो कोई चेरी ब्लॉसम देखने के मकसद से कोरिया आने का प्लान बना रहे हो, प्लीज पहले से यह बात चेक करना कि किस महीने किस शहर में कौन से चेरी ब्लॉसम खिलेंगे और उसके फेस्टिवल कहां कहां मनाए जाएंगे। क्योंकि दक्षिण कोरिया नागरिक होने के नाते मुझे यह बात पता है कि बुसान में चेरी ब्लॉसम खिलने का समय अलग होता है और हमारे राजधानी सियोल में चेरी ब्लॉसम खिलने का समय अलग होता है और उसके जगह भी अलग होती है। इसलिए आपको आने से पहले इसके ऊपर थोड़ा अनुसंधान करना पड़ेगा। वैसे अप्रैल मई का मौसम के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सारे कोरियन लोग इस बात से एग्री करेंगे कि इन 2 महीनों का मौसम सबसे बढ़िया रहता है। आसमान साफ रहता है, ना सर्दी रहती है ना गर्मी रहती है। लेकिन जून जुलाई में आपको थोड़े बारिश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भारत में मौसम का जो बरसात का मौसम होता है ना, वो कोरिया में भी लगभग जून के आसपास शुरू हो जाता है और फिर जुलाई अगस्त में कोरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेरा मतलब दिन पे थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन कोरिया में ज्यादातर ऐसा होता है ना कि अगर एक दिन बारिश होती है तो वो पूरा दिन बारिश में निकल जाती है, पूरा दिन इतनी बारिश होती है कि शायद आप लोग कहीं बाहर भी घूमने नहीं जा सकते। इसलिए मैं आप लोगों से बस ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कोरिया आने का अगर प्लान बना रहे हो तो जुलाई महीने को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जुलाई महीने में कोरिया में सबसे ज्यादा बरसात होती है। और अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो दिसंबर जनवरी में आने का सलाह दूंगा, लेकिन सिर्फ दिसंबर जनवरी में वही लोग आए जिनको स्नोफॉल देखने का शौक है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में कोरिया में इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है कि कई बार टेम्परेचर -5 -10 डिग्री तक चला जाता है, जो कि आप लोगों के लिए, यानी कि भारत के निवासियों के लिए काफी
प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। चलो मौसम की बात हो गई, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो कि घूमने के लिए चाहिए, और वो है पैसे यानी कि बजट। कई लोगों ने, मेरे कई दोस्तों ने भी इस पर प्रश्न उठाया है कि आखिरकार कोरिया घूमने के लिए हमें बजट को कैसे डील करना चाहिए और मिनिमम कितने पैसे चाहिए। तो देखो, अभी सबसे पहले फ्लाइट टिकट की बात करें तो कोविड-19 लगभग पूरी दुनिया में समाप्त होने के कागर पर है, इसलिए अभी भारत और कोरिया के बीच में जो फ्लाइट का टिकट है ना, पहले की तुलना में काफी सस्ता हो गया है और काफी अपने पहले वाले दाम पर वापस आ रहे हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपके ट्रैवल में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज्यादातर मैं अभी तक कोरिया भारत और भारत कोरिया दोनों के बीच में 5 बार आना जाना कर चुका हूं, और मेरे अनुभव के आधार पर ज्यादातर दोनों देशों के आने जाने के जो रिटर्न टिकट होते हैं ना, यानी कि टू वे के टिकट, ज्यादातर 40,000 से 50,000 भारतीय रुपए के आसपास उसका दाम फिक्स है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोरिया आने के प्लान बनाने के पश्चात सबसे पहले आपको 50,000 रुपए अपने टिकट के लिए अलग से रखना है। और उसके बाद कोरिया में रहने की, कोरिया के अंदर घूमने की बात की जाए तो ज्यादातर कोरिया में लोग कितने दिन के लिए आते हैं, या तो 1 हफ्ते के लिए आते हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 दिन के लिए भी आते हैं, या 2 हफ्ता ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ज्यादातर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते इस टाइम लाइन को मद्देनजर रखते हुए बात करूंगा, क्योंकि कोरिया इंडिया जितना बड़ा देश है नहीं जिसको पूरा देखने के लिए आपको 1 महीने का समय लगे, और 1 महीना अगर घूमोगे तो बहुत ज्यादा महंगा भी हो जाएगा। तो ज्यादातर 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के प्लान में लोग कहां कहां जाना पसंद करते हैं कि सियोल में 3 दिन रहना, और फिर बुसान में 3 दिन रहना, और फिर बाकी 1 दिन सियोल के किसी स्ट्रीट पर शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। और सबसे पहले होटल यानी कि रहने के स्थान की बात कर ली जाए तो डिपेंड करता है कि आप कहां पे रह रहे हो। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो थोड़ा सस्ते में आपको मिल सकता है, लेकिन वो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता, और उसके लिए आपको काफी इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा। लेकिन हॉस्टल के जो रेट होती है ना, हॉस्टल के एक बड़ा फायदा यह है कि उसका रेट होटल के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होता है। तो इंडियन रुपए में बता दूं तो कोरिया में अलग अलग जगह हॉस्टल का रेट डिपेंड करता है जगह पर, लेकिन ज्यादातर एक दिन का 1,500 रुपए से 2,000 रुपए तक आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करना पड़ेगा। तो हॉस्टल में रहते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग होटल में रहना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी बहुत आपको अपना बजट ऊंचा रखना पड़ेगा, क्योंकि कोरिया में क्या होता है ना, कोरिया में इंडिया जितना सस्ता होटल यानी कि एक रात के लिए सिर्फ 1,000 रुपए लेता हो, 800 रुपए रहता हो, ऐसा होटल आपको कोरिया में देखने को नहीं मिलेगा। राजधानी सियोल में ज्यादातर होटल के स्टे का दाम एक रात के मिनिमम 4,000 रुपए से शुरू हो जाता है, और यह सीजन पर थोड़ा डिपेंड भी करता है। यानी कि अगर ऑफ सीजन चल रहा है तो 3,000 रुपए में भी आपको कुछ कुछ जगह होटल मिल सकता है, लेकिन अगर आप फुल सीजन में, पिक सीजन में आ रहे हो तो आपको होटल के यानी कि एक रात के स्टे के लिए कम से कम 4,500 रुपए से ज्यादा बजट तो रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां के होटल का दाम भी कुछ ऐसा बना हुआ है। और अगर बुसान में आओगे तो बुसान और सियोल दोनों जगह थोड़ा बहुत खाने के दाम के अंदर डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन होटल का दाम तो ज्यादातर वही रहता है। तो मैं आप लोगों को यह सलाह दूंगा कि जितने दिन आप कोरिया में रहोगे, वैसे कितने दिन रहोगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 1 दिन के स्टे के लिए अपने बजट को 5,000 रुपए रखें, क्योंकि 5,000 रुपए में आपको सही ऑप्शन मिल जाएंगे और कुछ ठीक ठाक होटल भी मिल जाएंगे। चलो अब स्टे की बात कर ली और बात कर लेते हैं खाने की और फिर यहां के अंदर घूमने की। तो देखो, बात कर ली जाए तो कोरिया के अंदर आप सिर्फ होटल में नहीं रहोगे, जाहिर सी बात है बाहर वर्क करोगे, मेट्रो से घूमोगे, बस से घूमोगे, और कई बार ट्रेन या फिर टैक्सी का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो एक्चुअली बात यह है कि कोरिया के अंदर जो मेट्रो होता है ना, मेट्रो उतना महंगा नहीं है, लेकिन सियोल और बुसान के आसपास जो आने जाने वाले ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन का भाड़ा काफी महंगा है, और उसका भाड़ा इंडियन रुपए में 3,500 रुपए होते हैं। और फिर अगर आप टू वे का करते हो तो उस ट्रेन का बजट आपको 7,000 रुपए लगना पड़ेगा। और फिर अगर आप शहर में घूमोगे, ये डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना चलना पसंद करोगे, लेकिन ज्यादातर मेरे खुद के अनुभव के हिसाब से ना, जो बाहर का बंदा यानी कि मेरे इंडिया से दोस्त जब सियोल आते हैं तो कई जगह, मेरा मतलब वो मेट्रो से, बस से, हर जगह देखना पसंद करते हैं, और फिर उसके हिसाब से एक दिन का जो ट्रैवल कॉस्ट होता है ना, 700 रुपए से 1,000 रुपए एक दिन का ट्रैवल कॉस्ट रख सकते हो। उससे 1,000 रुपए से लगभग सियोल का आप हर एरिया एक दिन में आराम से घूम सकते हो। और खाने की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कोरिया में इंडियन खाना तो नहीं मिलेगा। कोरिया में आए हो तो आपको कोरियन खाना खाने की सलाह देता हूं, लेकिन बात यह आती है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको शायद काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरिया में क्या होता है ना कि वेज रेस्टोरेंट ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप कोरिया में मीट ज्यादा खाना चाहते हो, कोरियन खाना खाना चाहते हो, तो शायद आपका कॉस्ट
कॉस्ट ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन आपको एक बार के खाने के लिए कम से कम 1000 रुपए का बजट तो अलॉट करना पड़ेगा। उसके बाद जिनको कोरिया में शॉपिंग करने का शौक है वो लोग अपने शॉपिंग के लिए अलग से बजट तय कर सकते हैं। और यहां तक हिसाब करने के बाद कुछ ऐसा हिसाब निकलता है कि अगर आप एक हफ्ते या फिर 10 दिन के लिए कोरिया आ रहे हो तो मिनिमम 1.5 लाख इंडियन रुपए की जरूरत पड़ती है फ्लाइट का टिकट और फिर यहां के अंदर रहने का सारा कॉस्ट मिलाकर। लेकिन अगर आपका ट्रैवल ड्यूरेशन यानी कि ट्रैवल का टाइम थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, 2 हफ्ते के लिए हो जाता है, तो आपको शायद 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का भी जरूरत पड़ सकता है। और अब लास्ट में बात करते हैं वीजा की। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं दक्षिण कोरिया का नागरिक होने के नाते वीजा प्रोसेस क्या है मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन आप लोगों को इस एक बात से अवेयर रहना है कि कोरियन वीजा पाने के चक्कर में ना आपको किसी एजेंट किसी ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वीजा देने का काम सिर्फ कोरियन एम्बेसी के पास है। और अगर आपको वीजा के बारे में कुछ भी इंक्वायरी हो, कुछ भी सवाल हो, तो डायरेक्ट एम्बेसी जाकर पता कर ले या फिर डायरेक्ट एम्बेसी के फोन नंबर से कॉन्टेक्ट कर ले, तो वो लोग जो जवाब देंगे ना आपको सिर्फ उनके गाइडलाइन को फॉलो करना है, ना कि किसी ब्रोकर के, ना कि किसी वो ऐसे एजेंसी कंपनी के। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से एक दिन कोरिया में मिलने की उम्मीद करूंगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय साउथ कोरिया और जय हिंद। सीख एक को सबक सबको।